और उसने साफ बोला कि प्राकृतिक परिवेश में दी जाने वाली शिक्षा महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्कूल जो होता है बच्चों का रियल स्थान नहीं है, और अगर रियल नहीं है तो वो उसका कृत्रिम वातावरण है, और इसी का चाहिए। ये इसका विकल्प आपका बी यहां पर 100% यहां पर राइट होगा, लगा लीजिएगा। अब बच्चे यहां पर रूसो के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा। हम सभी जानते हैं कि रूसो ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम एमील था, और एमील एक काल्पनिक पात्र था जिसने अपनी किताब का नाम भी एमील रखा, और कैरेक्टर का नाम भी एक काल्पनिक एमील बच्चा हुआ करता था। इतना ही नहीं दोस्तों, रूसो ने एक पुस्तक भी लिखी है जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। इतना ही नहीं, रूसो प्रकृतिवाद का पिता भी माना जाता है, और प्रकृतिवाद के साथ साथ इसने कहा था, प्रकृति की ओर लौटने की बात कही थी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे बच्चे यहां पर ये जो चल रहा है ध्यान रखना। सर, महात्मा गांधी तो आपके वर्धा योजना दिए थे, और ये वर्धा योजना महात्मा गांधी 1937 में दिए थे, जिसको हम बुनियादी तालीम के नाम से, बुनियादी नई तालीम के नाम से जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। ये जॉन डीवी जो हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि गुण किताब है जो लिखी गई थी आपकी जॉन डीवी के द्वारा, और हर एक व्यक्ति जानता होगा कि सर इसका अर्थ आपका सुनने से रिलेटेड है, ध्यान में रखिएगा। फैजाबाद में बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। हैदराबाद में नहीं सर। दोस्तों, हैदराबाद में तो मानसिक संस्थान है राष्ट्रीय, तो सर सी तो आपका बच्चे हो नहीं सकता। मुरादाबाद कोई फैंसी नहीं है, यहां पर ध्यान में रखिएगा। मुंबई के बांद्रा में आपका हेयर एंड लिसनिंग यानी कि सुनने से रिलेटेड, जो स्पीच से रिलेटेड जो श्रवण है, ये संस्थान मुंबई में है, और इसको हम ध्यान रखना है अली यावर, ध्यान रखना अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण संस्थान के नाम से जानते हैं, और ये मुंबई है आपका, बंबई ध्यान में रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे। बी विकल्प डेफिनेटली आपका राइट। क्या आप जानते हैं, जैसे आप पुनर्वास परिषद अधिनियम पढ़ेंगे ना, तो भारत में ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जो किसी ना किसी दिव्यांगता से रिलेटेड हैं। जैसे आप चित्रकूट जाएंगे ना बच्चे, तो चित्रकूट बहुत फेमस है। आपने महाराज हमारे देश के जो महागुरु हैं भद्राचार्य जी का नाम आपने सुना होगा, तो भद्राचार्य जी के नाम से ही चित्रकूट में आपका राष्ट्रीय विश्वविद्यालय दिव्यांग है, और ये चित्रकूट में 2001 में आया था, और महाराज के नाम से ये ध्यान रखिएगा, स्वामी भद्राचार्य के नाम से विश्वविद्यालय है आपका, ध्यान में रखेंगे। ये है आपका कहां पर, चित्रकूट में। और आप जानते ही हैं कि दिव्यांग वाली बात तो यहां पर आएगी ही आएगी। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप कर पा रहे होंगे, और करने के बाद आप सेशन को समझ भी पा रहे होंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चंस यहां पर ये है सामने, और तीसरे क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश 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 के अनुरूप बदलना है। भाई इंक्लूसिव एजुकेशन है, और सीधा से बात है कि समावेशी शिक्षा में सब बराबर हैं, और चूंकि हम बाल केंद्रित एजुकेशन पढ़ रहे हैं, तो बाल केंद्रित के अनुसार पूरी एजुकेशन प्रणाली, समावेशी प्रणाली किस लिए बनाई गई है, बालकों के अनुसार बनाई गई है। तो पूरा का पूरा सिस्टम हो या तंत्र हो या पाठ्यक्रम हो, हर चीज बालकों को केंद्र में रख के उनको ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। बालक नहीं रोता है, बालक के अनुसार ध्यान रखना है यहां पर। अब देखते हैं, हमें बच्चों को व्यवस्था के अनुसार बिल्कुल नहीं, व्यवस्था को बच्चों के अनुसार होना चाहिए। व्यवस्था यानी कि तंत्र हो गया, सिस्टम हो गया, ये बच्चे के अनुसार होगा। मुझे उम्मीद है कि बी फॉर बॉय फॉर बकरा डेफिनेटली यहां पर राइट आंसर। आपने हर एक गतिविधि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बालकों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है, और ये मैं ही नहीं कह रहा, आपके फादर हैं जॉन डीवी साहब, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के, प्रयोगशाला एजुकेशन के पिता भी माने जाते हैं। ध्यान रखना, इतनी बात हो गई। अगले प्रश्न पर आएंगे, मुझे उम्मीद है। आगे आते हैं, चौथा क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। शिक्षक के द्वारा पाठ पढ़ाने के लिए
तैयार की गई योजना कहलाती है। ध्यान से देखना, पाठ की प्लानिंग कर रहा है और पाठ को हम लोग लेसन के नाम से जानते हैं, यानी कि पाठ योजना हो गई यहां पर। यानी कि यहां पर हार्वर्ड का नाम भी आ सकता है, क्योंकि हार्वर्ड ने लेसन को याद करने के लिए, याद करिए, स्मृति स्तर पर पंचपदीय प्रणाली दी थी। मैंने आपको हिंट दे दिया, अब तो आप यहां पर सही कर लीजिएगा। यहां पर सारे के सारे बच्चे शेयर करते हुए चलेंगे। बच्चे, इकाई योजना तो यूनिट से रिलेटेड तो मॉरिसन ने दिया था, जैसा कि आप जानते हो, और मॉरिसन ने बोध स्तर पे काम किया है, 500 पान दिए हैं, तो ये तो हो गई नहीं। क्योंकि यहां पर लेसन प्लानिंग है, तो यहां पर बी विकल्प हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली जो आपकी स्मृति स्तर पर होगी, डेफिनेटली यहां पर बी, हर एक बच्चा यहां पर हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली को जोड़कर लेसन प्लानिंग पाठ योजना के 5 स्टेप आपको मिल पा रहे होंगे। फोर्थ का यहां पर बी, यहां पर हर एक बच्चा है। सी क्यों लगा रहे हो? हार्वर्ड ने पाठ्यक्रम के पे नहीं बताया, लेसन पाठ्यक्रम तो होता है करिकुलम। हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली जो है ना, वो लेसन से रिलेटेड है। एक शब्द से यहां वहां हो जाएगा, आप पाठ्यक्रम लगाएंगे तो करिकुलम बन जाएगा। नहीं, करिकुलम तो बहुत व्यापक होता है। और जबकि हार्वर्ड ने लेसन प्लानिंग की बात करी है स्मृति स्तर पे, तो सी वाले तो भूल के मत करिए, क्योंकि ये करिकुलम है। जबकि हार्वर्ड का मैंने पंचपदीय प्रणाली आपको बता दिया। उम्मीद है यहां तक अब सही कर ले जाएंगे। सभी को नमस्कार है, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत, वेलकम, आदाब, इस्तकबाल, कुछ भी बेहतर समझे, बस स्वागत करिए अपने एजुकेटर का और यहां पर लाइक शेयर करते हुए चलिए। 5वां प्रश्न देखेंगे यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा पाड़ यानी कि स्कैफोल्डिंग का एक उदाहरण है? अब यहां पर सारे बच्चे यहां पर राइट आंसर देंगे। पाड़ यानी कि स्कैफोल्डिंग, स्वाभाविक है कि आपको याद आ रहा होगा लर्नर्स, यहां पर आप जानते होंगे कि ये अल्पकालीन सहायता है दोस्तों, क्योंकि अल्पकालीन सहायता कोई स्कैफोल्डिंग या पाड़ के नाम से या मचान के नाम से या एक दो नाम और ध्यान रख लोगे, आलंबन के नाम से भी जाना जाता है। छात्र को प्रेरक व्याख्यान देना, यहां पे तो कोई मदद नहीं, ये तो लेक्चर दे रहा है, मोटिवेट कर रहा है, लेकिन मदद की बात नहीं है यहां पर, क्योंकि स्कैफोल्डिंग का अर्थ ही होता है अल्पकालीन। पूछताछ को प्रोत्साहित किए बिना, वैसी गड़बड़ हो गए यहां पर। भौतिक और भौतिक दोनों पुरस्कार, वैसे ही गड़बड़ हो गया यहां पर। संकेत दे रहा है यानी कि मदद हो गई, और सूचना प्रदान करना ये स्कैफोल्डिंग हो गई। यहां पर हर एक लर्नर्स यहां पर डी लगाएगा। सर ये तो लेव वाइगोस्की का कॉन्सेप्ट था, क्योंकि लेव वाइगोस्की ने ही स्कैफोल्डिंग की अवधारणा दिया, अल्पकालीन सहायता का कॉन्सेप्ट दिया, दैट इज कॉल्ड आलंबन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे घर बनता है ना, तो लकड़ी की बल्ली परमानेंट नहीं रहती, थोड़े समय के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है ताकि बच्चों का फाउंडेशन मजबूत कराया जा सके। अगर पूरा ही हेल्प कर देगा तो बच्चों की आवश्यकता क्या होगा? ऐसा नहीं करना है, बचते हुए चलना है। यहां पर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस पर आएंगे और अगला क्वेश्चन देखिएगा। समस्या को हल करने के लिए अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग, देखो पूर्व ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, एप्लीकेशन कर रहे हैं। हिंट दे दी हमने भी आपसे, बोला कि जो आपने सीखा वो कहीं दूसरी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्लूम याद आ गया, ज्ञान बोध प्रयोग, प्रयोग यानी अनुप्रयोग, हिंट दिया मैंने बच्चों द्वारा। देखो नई स्थिति बोल दिया, यहां पर सीखी गई सामग्री का उपयोग करना, यही तो कहलाता है ब्लूम की टेक्सोनॉमी के अनुसार ज्ञान। नहीं, ज्ञान में तो याद करते हैं, बोध में तो सही और गलत का अर्थ समझते हैं, जबकि सीखने के बाद हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एप्लीकेशन यानी कि प्रयोग। ये विश्लेषण तो तोड़ना होता है, संश्लेषण तो जोड़ देना होता है, और जोड़ने के बाद हम रचनात्मक काम करते हैं, नवीन काम करते हैं। बिल्कुल नहीं, ज्ञान में याद करते हैं। ये अप्लाइड पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन। यहां पर सी 100% लगाइएगा। सी एप्लीकेशन यानी कि जो सीखा उसको नवीन परिस्थितियों में, नई सिचुएशन आई, आपने इस्तेमाल करा, और ये आना बहुत जरूरी है। अप्लाइड करना, व्यवहारिक, दैनिक जीवन में ज्ञान को व्यवहारिक बनाना। अब गति के नियम याद कर लिए, लेकिन दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं आपका उसका वास्ता होगा, आप यूज करोगे, कील ठोकोगे, तब भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा, स्वाभाविक है यहां पर। चलिए अगले प्रश्न पर आएंगे, 7वां। ब्लूम की वर्गीकरण में विनिर्दिष्ट शिक्षण का कौन सा स्तर
उच्च स्तर की संज्ञानात्मक क्षमताओं का उपयोग करता है। देखो ब्लूम बोल दिया है ना, और ब्लूम आ गया तो सीधी सी बात है कि दिमाग में एक चीज तो फिट हो जाना चाहिए कि ब्लूम आ रहा है तो उद्देश्य की बात कर रहा है। और देखो उसने उच्च स्तर की बात करी है, संज्ञान की बात करी है, तो स्मृति तो हो ही नहीं सकता। सीधी सी बात है, जब उच्च स्तर की संज्ञान की बात करी है बहुत अच्छा है, लेकिन जब दे ही रखा है यहां पर चिंतनशील, तो उच्च स्तर के लिए सबसे बेहतर अगर कोई विकल्प होगा, सर पता चल रहा है अमूर्त चिंतन करने के लिए सबसे ज्यादा इसी स्तर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसने दिमाग की संज्ञान की बात करी है। तो सी डेफिनेटली यहां पे राइट आंसर लगाइएगा। ए बी नहीं हो सकते, ये कोई मीनिंग नहीं है, तो यहां पर बेहतर आंसर आपके सामने जो मिल पा रहा है राइट लगाएंगे। अगले प्रश्न पर आएंगे, 8वें प्रश्न पर आइएगा। देखिए आपके आगे व्यक्ति जॉन डीवी साहब, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान रखा जाता है? भाई फ्रेंड्स, यहां पर आप जानते हो प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा जॉन डीवी ने दिया। अरे भाई जॉन डीवी तो वो व्यक्ति था जिसने शिक्षा में सबसे पहले जनतंत्र की बात करी, डेमोक्रेसी एजुकेशन की बात करी, प्रयोगशाला की बात करी और व्यवहारिक एजुकेशन की बात करी है। यहां पर ध्यान रखिएगा, जॉन डीवी साहब ने बाल केंद्रित एजुकेशन की बात करी है। आगे बढ़ेंगे, शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया। बात तो सही है, जब प्रैक्टिकल बात कर रहा है, यहां पर प्रयोग की बात कर रहा है, 100% आपको पता होना चाहिए। यहां पर ए विकल्प आपको सामने। रटने पर जोर दिया जाता, बिल्कुल नहीं। एक तरफ प्रगतिशील बोलोगे, दूसरी तरफ रटना बोलोगे, गलत। बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक नहीं, बालक को अगर बेहतर बनाना है तो करके सिखाने के लिए व्यवहारिक होना चाहिए एजुकेशन। किताबों में लिखी हुई बातें तब तक कारगर नहीं है जब वो दैनिक जीवन से उसको जोड़ के व्यवहारिक जीवन में अप्लाई ना करें। इसमें केवल बालक के नैतिक और सामान्य नहीं, साफ पता चल रहा है कि सर डेफिनेटली यहां पर ए राइट आंसर है। सर आप तो ये भी जानते होंगे लर्नर, शिक्षण में 3 ध्रुव बताने वाला व्यक्ति कौन है? जॉन डीवी। 3 ध्रुव कौन है? एक टीचर है, एक स्टूडेंट है और तीसरा पाठ्यक्रम है। और इसी चीज को उसने त्रिभुज के रूप में बताया था। ये एक शिक्षक होता है, एक शिक्षार्थी होता है और एक आपका मध्यस्तर होता है, जिसे हम लोग सिलेबस के नाम से जानते हैं। तो शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया भी आपके जॉन डीवी है, और ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं, समझ रिकॉल करिए। और भी चीज अभी हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। और जॉन डीवी गुरु है किलपैट्रिक के, परियोजना विधिवारी किलपैट्रिक के गुरु हैं। इतना भी आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और ये जॉन डीवी जो साहब है ना, ध्यान रखना, इनको प्रयोजनवाद का पिता माना जाता है। किसका? प्रयोजनवाद। सर ये प्रयोजनवाद क्या है दोस्तों? प्रयोजन यानी कि किसी उद्देश्य से किया गया काम, और प्रोजेक्ट हम उद्देश्य से ही बनाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, सेशन को शेयर भी करते हुए चलेगा। एक अच्छे मूल्यांकन में क्या नहीं होता? वैधता बिल्कुल होती है भाई। अब कोई मूल्यांकन अगर हम करें, कोई पेपर आपके लिए तैयार करें, चाहेंगे कि वो वैध हो। वैध का अर्थ है कि भाई सीटेट का पेपर है तो सीटेट के प्रश्न शामिल करेंगे। वैधता का संबंध सीधा का सीधा उस प्रश्न पत्र मूल्यांकन के उद्देश्य के पूरा होने से बिल्कुल है। भाई कोई भी मूल्यांकन आप सीटेट का दे रहे हो, पेपर बार बार इसीलिए दे रहे हो क्योंकि आपके अंदर जानते हो कि विश्वसनीयता है, ये भी बिल्कुल बात सही है। और आप दे रहे हो क्योंकि पेपर कैसा है आपका? ऑब्जेक्टिविटी है। ऑब्जेक्टिविटी में भेदभाव नहीं होता, करप्शन नहीं आता। ये वाले डी वाला आपका राइट आंसर नहीं होगा। यहां पे हर एक लर्नर्स यहां पे डी फॉर दिल्ली यहां पे राइट। तो कोई भी मूल्यांकन अगर आप बनाए तो प्रश्न पत्र देखिएगा वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ का अर्थ है कि आंसर एक ही हो और सभी लोग सहमत हो। विश्वसनीयता का अर्थ है कि कॉपी जितनी बार भी चेक हो, बारंबार अंक ना बदले, विश्वास आएगा। और वैधता यानी कि जो प्रश्न जिस उद्देश्य से बनाया गया वो पूरे हो। लेकिन कोई भी पेपर मूल्यांकन करते समय व्यक्तिनिष्ठ नहीं होना चाहिए। अगर व्यक्तिनिष्ठ हो गया तो 10 लोगों ने कॉपी चेक करी, 10 लोगों का प्रभाव पड़ेगा। इससे भ्रष्टाचार या करप्शन की ज्यादा चीजें देखने को मिलेगी। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। आइए यहां पर 10वें नंबर का प्रश्न है, निपुण भारत मिशन ईसीसी तक के बच्चों को कवर करेगा। ठीक है, ईसीसी का पूरा नाम नोट कर दें हम, अर्ली
चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ध्यान रखना, पूरा नाम है पूर्व बाल्यकाल देखभाल शिक्षा। अब इस प्रश्न में कहीं ना कहीं गुंजाइश होगी कि आप गलत कर रहे हैं, गलत करने की गुंजाइश आपको देखने को मिल सकती है। क्या होगा राइट आंसर, मैं आपको बताऊंगा कि गड़बड़ी कहां कर सकते हैं, सामान्यतः ध्यान में रखना है। क्या आंसर आ रहा है? पहले तो मैं बता दूं, ये जो डी है 4 से 10 हटा देना, 3 से 7 है ये भी हटा देना। अब बच्चे फंसेंगे, या तो ए आंसर लगाएंगे या बी आंसर लगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, सर क्या बोलना चाह रहे हैं। एक शब्द है आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जैसे ईसीसी या पूर्व बाल्यकाल देखभाल शिक्षा। देखो यहां पर ये पूछा है, और इसका समय पता है क्या माना जाता है? 0 से 6 की अवधि जो होती है, इसी को पूर्व बाल्यकाल देखभाल शिक्षा, इसको 0 से 2 में और 2 से 6 में बांट लेते हैं। इसको पूर्व बाल्यकाल बोल देते हैं, अर्ली चाइल्डहुड बोल देते हैं, जबकि इसको शैशव अवस्था बोल देते हैं। पूरे समय को जोड़ के ही अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जाना जाता है। 2 से 6 कह लीजिए या 0 से 6 मैं कहना चाहूंगा, लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहां पर उसने निपुण भारत लगा दिया है, और निपुण भारत के लगने के चलते ये आपका आंसर ना होकर, अगर बच्चे यहां पर बी आंसर लगा पा रहे हैं तो यहां पर राइट आंसर आपका बी होगा। सारे के सारे बच्चे यहां पर बी फॉर बॉय, बकरा, बकरी, XYZ। क्यों है सर, थोड़ा सा बताइए। बच्चे ध्यान से सुनना क्या मामला है। सामान्यतः ईसीसी की एज 0 से 6 ही मानी जाती है। इसको 2 भागों में 0 से 2 और 2 से 6 ध्यान रखना। 0 से 2 शैशव कहलाता है, 3 से 6 पूर्व बाल्यकाल कहलाता है। दोनों को जोड़ के ही अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जो हमारे विकास का आरंभिक चरण है। लेकिन इसका आंसर 2 से 6 हम इसलिए नहीं ध्यान रख रहे हैं, 0 से 6 इसलिए नहीं ध्यान रख रहे हैं क्योंकि वहां पर निपुण ऐड कर रखा है। क्योंकि यहां पर हमेशा ध्यान रखना कि निपुण के अंतर्गत 3 से 9 वर्ष वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है, इसलिए। और सर इसका नाम क्या है, ध्यान दीजिएगा। एन से नेशनल होता है, आई से सर यहां पर फ्रेंड्स इनिशिएटिव होता है, पी से ध्यान रखना यहां पर प्रोफिशिएंसी होता है, नेशनल इनिशिएटिव प्रोफिशिएंसी। आर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, साइलेंट है, रीडिंग है। यू से है आपका अंडरस्टैंडिंग, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एन से है या आपका न्यूमरेसी। सर इसका अर्थ क्या है, एक बार बता देंगे? इसका अर्थ बच्चे इस प्रकार से है कि जो 3 से 9 वर्ष के बच्चे हैं उनके 2 चीजें मजबूत कराना है। एक क्या, रीडिंग, पढ़ने से रिलेटेड, बच्चे लिखना पढ़ना मौलिक समझ सीख पाए, और दूसरा ये न्यूमरेसी यानी कि गणित की मौलिक समझ विकसित कर पाए। कितनी आयु के बच्चे? 3 से 9 वर्ष के। 2 फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए निपुण भारत आया गया है, और इसी के भीतर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन भी आता है। चूंकि निपुण बोल दिया इसलिए यहां पर ध्यान रखना है। यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आएंगे, यहां पर प्लीज आंसर देंगे। क्या होने वाला है? शिक्षार्थी केंद्रित विधि। शिक्षार्थी केंद्रित का अर्थ हो गया चाइल्ड सेंटर्ड, और जब चाइल्ड सेंटर्ड हो गया, और चाइल्ड सेंटर्ड तो आज का मेथड है, जबकि व्याख्यान तो प्राचीन विधि होती है जहां पर टीचर हेड होता है, वो रटाने का काम करता है। ये तो होगा नहीं। निर्देश आदेश अच्छी बात नहीं है। निगमन चीजों को, तथ्य को, सूत्र को याद करने से रिलेटेड है, यानी कि जो उदाहरण के द्वारा बच्चों को अगर समझाया जा सके, जो बालकों को ध्यान में रख के केंद्र है, तो वो आपकी आगमन विधि से बेहतर आपका कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि यहां पर उदाहरण से नियम की ओर बढ़ते हैं, इसलिए स्वाभाविक ए होगा। बी इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर नियम या तथ्य या सूत्र याद कराए जाते हैं, नियम से उदाहरण जाते हैं, तो संभव आपका ये नहीं होगा। व्याख्यान आपका प्राचीन है, लेक्चर ज्यादा उपदेश मत दे, ज्यादा भाषण मत दे। प्राचीन काल में भाषण ही तो दिया जाता था, बच्चे याद करते थे, सुनते थे, एक तरफा टीचर बोलता जाता था। ये परंपरागत है और ये आपके सिस्टम में अब नहीं चलता। यहां पर सारे के सारे बच्चे ध्यान देंगे। यहां पर
आगे आते हैं 12वें नंबर का प्रश्न है, और 12वें नंबर के प्रश्न को यहां पर ध्यान से देखते हुए चलिएगा और सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, अपने तरफ से कर सकते हैं चाहे तो। शिक्षण का कौन सा स्तर सर्वोच्च होगा, ध्यान से रख दीजिएगा। स्मृति स्तर हो ही नहीं सकता, बोध स्तर दूसरे पर आता है सर, यहां पर परावर्ती स्तर, यहां पर अगर बच्चों का यहां पर बी आ रहा है तो स्वाभाविक 100% आप लोगों का सही होगा। देखिएगा ध्यान से, मैं यहां पे बना रहा हूं, क्यों बना रहा हूं यहां पर देखिएगा। तीन ही स्तर होते हैं, एक स्मृति, दूसरा होता है बोध जिसको हम समझ के नाम से जानते हैं, सही और गलत में अंतर करते हैं। तीसरा जो होता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, किशोर हो जाते हैं, तो परावर्ती है, ये उच्च चिंतन है, इसलिए इसको चिंतनशील के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। पहला, दूसरा, तीसरा। स्मृति स्तर पर ध्यान रखना दोस्तों, हार्वर्ड का नाम आएगा क्योंकि हार्वर्ड ने पंचपदीय इसी से रिलेटेड पाठ योजना की तैयारी करी थी, ध्यान में रखना है। यहां पर बोध स्तर पर ध्यान रखना है, यहां पर मॉरिसन का नाम आता है, मुझे उम्मीद है कि 3 स्तर हैं, और यहां पर सर्वोच्च अगर कोई है तो परावर्ती है, परावर्ती को ध्यान रखना, उच्च चिंतन के नाम से जानते हैं, और यहीं पर बच्चों में रचनात्मकता का विकास होगा, और यहीं में बच्चे आलोचनात्मक चिंतन का निर्माण भी करना सीख पाएंगे कि होता क्या है, सबसे ज्यादा विश्लेषण, यानी कि सही आंसर स्वाभाविक है कि यहां पर बी आंसर लगा लेना चाहिए, और आप लोग लगा भी लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइए 30 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे ना बच्चे, बहुत शानदार है, लग रहा होगा कि इतना सा नहीं। देखो, शिक्षण सूत्रों का जनक कौन है? मॉरिस नहीं, रूसो, अकेले रूसो को नहीं बोल सकते हैं, ध्यान रखना। शिक्षण सूत्र आपने पढ़े होंगे, शिक्षण विधियां भी पढ़ी होंगी, और विधियों के साथ सूत्र भी पढ़ाए होंगे। सूत्र यानी कि फॉर्मूला, मैक्सिम। और शिक्षण सूत्र का जनक अगर किसी को माना गया है तो स्पेंसर का नाम आता है। मैं चाहूंगा कॉमोनियस भी आता है, रूसो भी आता है, लेकिन 1% लगाना हो ना तो स्पेंसर लगाइए यहां पर, बी यहां पर, राइट 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 आंसर है सर। रूसो 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 सर, रूसो रूसो क्या क्या लेकर आया था, क्या क्या लेकर आया था? प्रकृतिवाद का पिता। दूसरा क्या बोला इसने? प्रकृति की ओर लौटने की बात करी। पुस्तक का नाम क्या था? एमिल काल्पनिक बच्चा। एक किताब का नाम क्या लिखा था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा था। इतना सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, और देखो इसने स्कूली शिक्षा का विरोध किया है, इसने परिवार के परिवेश की शिक्षा का सपोर्ट किया था। किसने? जैक रूसो ने, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर के प्रश्न पर आएगा, और मैं चाहूंगा जितने भी लर्नर्स हैं यहां पर राइट आंसर दीजिएगा। भारत में विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा के लिए केंद्र प्रायोजित योजना में लोकार्पित की गई 74 में, 95 में, 1980 में, 92 में। प्लीज 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 सारे लर्नर्स एक बार सेशन को अपने तरफ से शेयर करते हुए चलिएगा। प्लीज आप लोग देखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि सीख सकें, और मैं भी आप लोगों के बीच में हर एक संभव प्रयास कर रहा हूं, एफर्ट कर रहा हूं, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिएगा अपने एजुकेटर की। अगर आप चाहते हैं यहां पर सीख सकें तो प्लीज 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 यहां पर कंजूसी नहीं करना है, करते हुए चलेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा तो आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर करने का मन करेगा। मैं चाहता हूं इसलिए आप लोग मजे से एंजॉय करते रहें। हाँ, अब देखो आंसर गलत आना प्रारंभ हो गए हैं। अगर आप बी बोल रहे हो गलत है, सी बोल रहे हो गलत है, डी बोल रहे हो ये भी गलत है, ए डेफिनेटली यहां पर ए फॉर एप्पल, अनार आपका राइट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक मैंने शब्द लिखा है, ध्यान रखना, IEDC, नोट करेंगे। पूरा नाम क्या है देखिएगा। आई से होता है इंटीग्रेटेड, पूरा हिंदी में भी नोट करूंगा। ई से होता है एजुकेशन, और डी से होता है डिसेबल्ड, और सी से होता है चाइल्ड। अब इसको हिंदी में इंटीग्रेट को हम लोग बोलते हैं एकीकृत, यानी कि बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को एक कर देना। एकीकृत शिक्षा, दिव्यांग, इसके शब्दों को जोड़ोगे तो बालक निकल कर आ जाएगा। यानी कि 1974 में समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने
एक मिशन की शुरुआत करी जहां पर दिव्यांग को सामान्य बालकों के साथ जोड़ा जा सके, और जोड़ने को इंटीग्रेट कहते हैं। तो प्लान निकल के आया इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड, यानी दिव्यांगों को सामान्य के साथ जोड़कर एक करके इंटीग्रेट करना। और ये मिशन आपका 1974 में आया था, कोई संदेह ही नहीं है। यहां पर आप कमेंट करके बताएंगे तो यहां पर ए यहां पर राइट होगा, यहां पर ध्यान रखना। कमेंट करिए पीडब्ल्यूडी एक्ट कब आया यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वें नंबर का प्रश्न बहुत शानदार है यहां पर। किस शिक्षा नीति तहत 1857 में कलकत्ता, मद्रास, बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? कितना अच्छा प्रश्न है, और मैं देख पा रहा हूं आप लोग सही करेंगे। देखिएगा 15वें नंबर का प्रश्न है, और 15वें नंबर के प्रश्न को राइट दीजिएगा। क्या होने वाला है यहां पर? हाँ, क्या आएगा यहां पर? मैं आपको बता देता हूं, आप लोग आंसर दे रहे होंगे। अगर आपको लग रहा है ए लगाएं तो मैं चाहूंगा मत लगाइएगा। अगर आपको लग रहा है बी लगाएं तो मैं चाहूंगा नहीं लगाएं। अगर आपको लग रहा है यहां पे डी लगाया जाए तो बिल्कुल नहीं लगाना है। दोस्तों यहां पर सही आंसर है वुड डिस्पैच। आगे आते हैं, पहले आंसर लगा लीजिए वुड डिस्पैच। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये लिखा मैंने वुड डिस्पैच, ठीक है, और पूरा नाम चार्ल्स वुड डिस्पैच था, जो अंग्रेज यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष हुआ करते थे। इन्होंने क्या तैयार किया? महाधिकार प्रपत्र एजुकेशन का तैयार किया, जिसे भारत में एजुकेशन का मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान रखना। और ये कब आया था? ध्यान रखना 19 जुलाई 1854 में। ये वुड डिस्पैच साहब जो थे ना, इन्होंने डलहौजी को पत्र लिखा था कि कैसे भारत में मैग्ना कार्टा तैयार किया जाए, एक एजुकेशन का ढांचा। मैग्ना कार्टा यानी कि पूरी एजुकेशन के लिए एक प्रपत्र तैयार करना। और इन्हीं की सिफारिश पर, सब तो नहीं बता सकते, वहां पर लंदन में एक लंदन यूनिवर्सिटी बहुत फेमस था, तो इसकी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए लंदन विश्वविद्यालय के आधार में भारत में 3 यूनिवर्सिटी, यहां पर कलकत्ता में, मद्रास में और बंबई में आपके 3 यूनिवर्सिटी यहां पर स्थापित किए गए। यहां पे चार्ल्स वुड डिस्पैच, यहां पर डेफिनेटली यहां पर 100% आप सी आंसर लगाएंगे, बेहतर 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 आंसर होगा। यहां पर ध्यान रखना, सी लगा लीजिएगा, यहां पर ध्यान रखिए। ये सेडलर क्या है? ध्यान रखना, सेडलर आयोग 1917 में आया था, और इसे कलकत्ता आयोग के नाम से जानते हैं क्योंकि कलकत्ता विश्वविद्यालय में सुधार से रिलेटेड था। ध्यान में रखेंगे, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें कितनी मोटी है ना, आप समझ पाएंगे। यहां पर देखो, हम लोग को केवल 1 पॉइंट पे नहीं जाना है, हमको एक एक चीज का अर्थ निकालना है। अरे मैकॉले ने तो छन्नी का सिद्धांत दिया था, याद करिए बच्चे। मैकॉले बड़ा खतरनाक आदमी था, उसको बुलाया था 1 लाख रुपए की शिक्षा का समाधान करने के लिए। जो 1813 एक्ट की धारा 4343 थी ना, वो विषय को लेकर विवाद में आ गई थी, किस भाषा में एजुकेशन, हिंदी में कि अंग्रेजी में, विवाद हो गया। अब भारत तो चाहेगा कि भारतीय भाषा में हो, तो विवाद का समाधान करने के लिए मैकॉले को बुलाया गया। अब मैकॉले 1833 के एक्ट के तहत भारत में आए और उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया, छन्नी का सिद्धांत, कि सबको एजुकेशन देने का फायदा नहीं है, कुछ लोगों को जो संभ्रांत उच्च कोटि के, उच्च कुलीन वर्ग के, उनको ही एजुकेशन दो, बाद में वही लोग छन छन के सबको एजुकेशन दे देंगे। और विवाद तो इन्होंने और गरमरा दिया यहां पर मैकॉले साहब। आज अच्छा है कि मैकॉले की पॉलिसी अब धीरे धीरे भारत ने समाप्त ही कर दी। यहां पर ध्यान में रखते हुए चलना है। यहां पर आगे बढ़ते हुए चलेंगे, थोड़ा सा सेशन को और शेयर करेंगे। 16वां क्वेश्चन, मोस्ट फंडामेंटल, बहुत शानदार प्रश्न है यार, बेहतरीन प्रश्न है। 16 को ध्यान से देखिएगा। आचार्य राममूर्ति समिति का गठन कब किया गया था? देखिए राममूर्ति समिति, ABCD, आप लोग तो आंसर दीजिए, मैं आपके आंसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि आप क्या बेहतर, और थोड़ा सा शेयर भी करते जाएंगे। हाँ, मैकॉले ने निस्यंदन, वही निस्यंदन को ही छन्नी का सिद्धांत, फिल्ट्रेशन का सिद्धांत, या डाउनवर्ड ट्रिकल डाउन थ्योरी भी कहते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, आंसर दीजिए आप लोग सारे के सारे। यहां पर कितने लोग आंसर दे रहे हैं, मैं कमेंट देखने जा रहा हूं बार बार, ध्यान रखिएगा। यहां पर कितने लोग कितने लोगों का बी आया? सच बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, ईमानदारी से बताएंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा भाई। पहले तो आप
बी आंसर लगाइए। अब ध्यान से मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं यहां पर एक चीज लिख रहा हूं, पहले तो इसको नोट करना। क्यों लिखवा रहे हैं सर? प्रबुद्ध एवं, जितना बोलूं ना वो तो आप करते हुए चलिए, मानवीय समाज की ओर ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा आराम से चलते हैं। सर ये क्या लिख दिया आपने दोस्तों? बच्चे ये राम मूर्ति समिति जो थी ना, जब उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो उस रिपोर्ट का शीर्षक जो हुआ करता था, उस रिपोर्ट का शीर्षक ये था, प्रबुद्ध, जानते हैं, एवं मानवीय समाज की ओर। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान सुनना, इसको आगे चलना है दोस्तों, ध्यान रखना, मैं यहां पे लिख रहा हूं 1986 में शिक्षा नीति आई थी, ध्यान रखना। और 1986 में जो शिक्षा नीति आई थी वो कौन सी शिक्षा नीति आई थी? दूसरी। किसके शासनकाल के समय? राजीव गांधी। अब 3 वर्ष के बाद ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो दूसरी है, इसमें संशोधन करना था 1990 में। और 1990 में ध्यान रखिएगा विश्वनाथ सरकार थी, ध्यान रखना, वीपी सिंह की सरकार। और वीपी सिंह की सरकार ने राम मूर्ति को बुलाया और राम मूर्ति का संबंध 1986 की शिक्षा नीति, दूसरी शिक्षा नीति में सुधार से रिलेटेड था। और इनकी रिपोर्ट को राम मूर्ति समिति के नाम से जाना गया, जो 1990 की किसी सन में प्रकाशित हुआ था, जिसका शीर्षक प्रबुद्ध एवं मानवीय समाज की ओर था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं से आपको जोड़ के यहां वहां करके आपको प्रश्न बनाएगा, यहां पर ध्यान रखेंगे। सारे के सारे बच्चे यहां पर बी लगा लेंगे। कितने लोगों का बी आ गया है? सारे यहां पर दोस्तों, यहां पर बी, यहां पर राइट आंसर। थोड़ा और शेयर करिएगा, यहां पर इतना अच्छा प्रश्न है यार, गजब का प्रश्न है। यहां पर राम मूर्ति समिति किससे रिलेटेड है वो भी बता दिया आपको। आगे आएंगे, यहां पर अगले प्रश्न पर आते हैं। और अगला प्रश्न यहां पर क्या है, ध्यान से देखिएगा क्या बोलते हैं यहां पर। प्लीज 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 एक बार टीवी, हाँ 17वें नंबर का प्रश्न है। और 17वां क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे भाई राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष? प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर डॉक्टर कृष्ण कुमार, और प्रोफेसर अरविंद कुमार, और प्रोफेसर गोपाल गुरु। ध्यान से दीजिएगा आंसर। तो जितने भी लोग हैं ना, उनको मैं बता दूं, ना तो बी, ना तो सी, ना तो डी, यहां पर ए विकल्प प्रोफेसर यशपाल यहां पे राइट है। अब ध्यान रखना क्या बताने जा रहे हैं, ध्यान रखना। एनसीएफ सभी लोग जानते हैं, 2005। एनसीएफ 2005 का निर्माण करने के लिए एक समिति का निर्माण किया गया था, जिसको राष्ट्रीय संचालन समिति के नाम से जानते थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल, ध्यान रख। और प्रोफेसर यशपाल की देखरेख में ही एनसीएफ 2005 का गठन किया गया। लेकिन इसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक समिति है, राष्ट्रीय संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष हैं यशपाल। और इस समिति में इनको जोड़ के लगभग 38 मेंबर हुआ करते थे, इस बात को ध्यान रखना। और ये प्रोफेसर यशपाल वही हैं जिन्होंने 92 में लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बर्डन बोझ के होना चाहिए, और इन्होंने ये भी बताया कि जो मोटे मोटे बस्ते जो हैं, इनका औसत वजन कितना होना चाहिए? 4 किलोग्राम के आसपास होना चाहिए। ध्यान में रख, बस्ते का औसत वजन कितना है? 4 kg के आसपास यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी की सारी जानकारी हम लोग के लिए यहां पर। चलिए अगले प्रश्न पर आएंगे। यहां पर 18वां प्रश्न, यहां पर 18वां प्रश्न क्या बोल रहा है? यहां पर 18 नंबर का प्रश्न, व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ध्यान से दीजिएगा, यहां पर व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग किसने किया? व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग किसने किया? प्लीज यहां पर क्या होने वाला है आंसर? 2 बार करिएगा, आएगा यहां पर। चलेगा चलेगा चलेगा, हाँ 4 kg यहां पर। चलिए क्या होने वाला है यहां पर? व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग। ए नहीं है, टी नहीं है, डी नहीं है, यहां पे पार्सन्स का नाम लगाइएगा। कितने लोग बी पर पहुंच रहे हैं? पार्सन्स लगाइए। देखिए मामला क्या है, समझते हुए भी चलेगा। आप लोग बोलते हो ना कि टीचर काउंसलिंग भी कर सके, गाइडेंस भी कर सके,
तो काउंसलिंग और गाइडेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, निर्देशन, परामर्श के नाम से जानते हैं ना। तो ध्यान रखना, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है परामर्श एवं निर्देशन, ठीक है, क्या है, जिसको हिंदी में हम लोग काउंसलिंग के नाम से और डायरेक्शन के नाम से, निर्देशन के नाम से जानते हैं। और इसके पिता आपके पार्सन्स माने जाते हैं। बोस्टन विश्वविद्यालय में इन्होंने ये सब सारी की सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करी थी। पार्सन का मामला था कि चाहे वो व्यवसाय हो चाहे टीचिंग हो, उसमें गाइडेंस और काउंसलिंग होना चाहिए। और एजुकेशन में ध्यान रखना, पार्सन्स को परामर्श एवं निर्देशन का पिता माना जाता है। मैं चाहूंगा कि यहाँ पर बी विकल्प यहाँ पे लगा लेंगे तो 100% यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आगे आएंगे 19 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। और 19 नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर 19 नंबर का प्रश्न दीजिएगा। गर्मी बहुत है यहाँ पे, बर्दाश्त से परी गर्मी बहुत है। 19 नंबर का प्रश्न है, प्लेवे पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्लीज बताएंगे प्लेवे पुस्तक के लेखक कौन हैं, दीजिएगा राइट आंसर। अब 19 में तो आप देखो सही लगा लोगे यहाँ पर, हाँ हाँ बिल्कुल बात सही है भाई। प्लेवे को ऐसा लिखेंगे, और हम लोग सभी लोग जानते हैं कि ये प्लेवे शब्द जो है ना, हेनरी कॉल्डवेल कुक का दिया हुआ है। कॉल्डवेल कुक हैं, जिनको हम खेल विधि का पिता भी मानते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर बी आंसर लगाएंगे, यहां पर बी आपका बिल्कुल होगा। दो तो हो ही नहीं सकते यहां पर, ध्यान रखिएगा सारे के सारे यहां पर। चलिए अगले प्रश्न पर आएंगे। यहां पर 20 नंबर का प्रश्न है। यहां पर सर जाने दीजिए सर, अब जाने दीजिए, आप और टच कर दिए और मामला गड़बड़ हो गया हो। 20वां प्रश्न है, सारे लोग आंसर देंगे। यहां पर क्या आएगा, चलेगा वो थोड़ी देर में चलेगा, जाने दीजिए। अब 20 प्रश्न यहां पर क्या होगा, एनईपी 2020 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष क्या है। यहां पर प्लीज यहां पर राइट आंसर देंगे। यहां पर क्या होने वाला है, प्लीज यहां पर क्या होगा, हाँ नहीं, सार्वभौमिक मूलभूत यहां पे जो लक्ष्य है जो निकल कर आएगा, गर्मी ने तो बवाल मचा दिया भैया, बवाल मचा दिया गर्मी ने। हाँ आप लोग बड़े दिनों बाद मुलाकात हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि नहीं यहां पर ए लगाइए, बी सी डी पे नहीं, ए आंसर लगाना है। ए आंसर है यहाँ पर 2025 बेहतर आंसर है। सारे के सारे लोग ध्यान रखिएगा। देखो क्या बोल रहा है, प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक प्राप्त, यानी कि प्राथमिक स्तर पर जो 6-7 साल के बच्चे होते हैं उनको साक्षरता, लिखना पढ़ना, शब्दों का ज्ञान हो, और दूसरा गुणाभाग यानी कि गणित की मौलिक संख्याओं का ज्ञान हो, जिसको हम लोग फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी के नाम से जानते हैं। फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी के नाम से जानते हैं। फाउंडेशनल का अर्थ होता है आधारभूत, लिटरेसी का अर्थ होता है साक्षरता जो शब्दों से रिलेटेड हो, न्यूमरेसी का अर्थ होता है अंक। यानी कि प्राथमिक स्तर पर एफएलएन के उद्देश्यों को पूरा करना 2025 है, जहां पर 3 से 8 वर्ष के बच्चे या जो 3 से 9 वर्ष के बच्चे जो होते हैं उनके 2 फाउंडेशन जो शब्दों से रिलेटेड लिटरेसी और नंबर से रिलेटेड आपका न्यूमरेसी है, इनको बेहतर करना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। और इसका सार्वभौमिकरण करना है कि हर बच्चे तक ये 2 फाउंडेशन का कवर हो जाए। टारगेट सार्वभौमिक वर्ष 2025 है। मैं चाहूंगा यहां पर आप राइट आंसर लगाएं, यहां तक कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब आप लोग कमेंट करके प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं और कमेंट जरूर करिएगा। मुझे उम्मीद है कि बड़े दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हुआ है। 20 से 25 प्रश्न हो गए होते अगर लाइट ने यहाँ पर इतना समस्या क्रिएट नहीं किया होता। खैर कोई बात नहीं है, चलता रहता है, जीवन का पार्ट है। अब आप कमेंट करिएगा आपको कहां तक सेशन समझ में आया। और अगर आपको लगता है
कि सामने वाला आप लोगों के साथ पूरा प्रयास एफर्ट कर रहा है, तो इसको वेस्ट नहीं जाने देना है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और मुस्कुराते रहिए। अभी तो बहुत कुछ सीखना है, और आपको नहीं, हमको भी। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपका अपना एजुकेटर सर सत्येंद्र वर्मा। ध्यान रखिएगा। थैंक यू, मोस्ट वेलकम।